अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इक़बाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बिग स्टेटमेंट ऑन POK। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। आता बघूया, आपण वाट बघू, कदाचित 2024 पर्यंत काहीतरी होईल, पाक ऑक्युपाय काश्मीर भारतामध्ये येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण या सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतात। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और जैसे कि आपने अभी देखा, यूनियन मिनिस्टर कपिल पाटिल का यह कहना है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में POK बाय 2024 इंडिया में मर्ज हो सकता है। अब तक कई सारे इंडियन मिनिस्टर ने मीडिया में ओपनली ये सिमिलर क्लेम्स किए हैं। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बने। Indian army will carry out any order which is being given by the government of India. भारत की संसद में POK को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। इनफैक्ट 26 जून 2023 को जम्मू एंड कश्मीर में हुए नेशनल सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में POK के बारे में बात करते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह तक कहा कि अब तक पार्लियामेंट में 3 बार POK को यूनिफाई करने के लिए रेजोल्यूशंस पास हो भी चुके हैं। बट अब तक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि POK की आवाम ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि यस, वो भी इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ नहीं। Pakistani revisionist moves would throw the whole world into a brutal war. Pakistan has taken our freedom. यह है POK एक्टिविस्ट मोहम्मद सज्जद राजा, जो UN में यानी यूनाइटेड नेशंस में ओपनली पाकिस्तान के POK पर अत्याचार को बयां कर रहे हैं। Scores of young men from Gilgit-Baltistan are serving 70 to 90 years imprisonment for protesting against the plunder of our natural resources. और ये है अनादर POK एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जो अगेन आए दिन अलग अलग ग्लोबल प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी गवर्नमेंट द्वारा POK में चल रहे ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इनफैक्ट इन्होंने भी ये क्लेम किया है कि यस, POK की जनता इंडिया के साथ मिलना चाहती है और यही सेम अर्ज आप वहां पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट में भी देख सकते हो। यानी कि फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल POK की जनता समझ चुकी है और पाकिस्तान से काइंड ऑफ परेशान हो चुकी है। बट यू सी, हमें कुछ प्रूफ्स चाहिए टू क्लेम दैट पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्चुअली में POK को एक्सप्लॉइट कर रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये प्रोपोगेंडा भी हो सकता है, यू नो, मे बी करंट इंडियन गवर्नमेंट का। सो हमारे पास प्रूफ्स क्या है? सो जब हमने इस दिशा में थोड़ी सी रिसर्च की तो हमारे पास ये सामने आया। 3 पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और न्यू दिल्ली में बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA द्वारा पब्लिश्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पॉलिटिक्स, पार्टीज एंड पर्सनैलिटीज, इस बुक में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि गिलगिट बाल्टिस्तान यानी POK का एक काफी स्ट्रेटेजिक एरिया, जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकली काफी ज्यादा निग्लेक्ट करके रखा है। अब इस बुक ने काफी फैक्चुअली रिप्रेजेंट किया है कि कैसे गिलगिट एक समय का फ्लरिश्ड रीजन हुआ करता था, जो कि आज पूरे साउथ एशिया का सबसे पुअरेस्ट और बैकवर्ड एरिया बन चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? वेल, चलो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर और POK के डेवलपमेंट्स को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। देखो, ये है POK का मैप, जिसमें मेजर एरिया है ये गिलगिट बाल्टिस्तान और ये छोटा सा एरिया है आजाद कश्मीर, जिसमें अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट रिसाइड करती है, जो पूरे POK के इंटरनल अफेयर्स को मेजरली हैंडल करती है। बट एक्चुअली में ये सिर्फ एक पपेट गवर्नमेंट है, क्योंकि मेजर पावर्स पाकिस्तान के पास है, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन अब जरा इंडियन जम्मू एंड कश्मीर और POK को कंपेयर करके देखते हैं। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, दोनों कश्मीर में बेसिक फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल और एजुकेशन में काफी डिफरेंस है। JNK में 2800 से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहीं पर POK में सिर्फ 23 है। जम्मू एंड कश्मीर में 35 यूनिवर्सिटीज है, वहीं पर POK में सिर्फ 6 है। सिमिलर डिस्पैरिटी आप एयरपोर्ट्स ले लो, मेडिकल कॉलेजेस ले लो, पर कैपिटा बजट एलोकेटेड ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में ले लो, सब में आपको सिमिलर डिस्पैरिटी ही मिलेगा। यहां तक कि जम्मू एंड कश्मीर में एक फुल्ली फंक्शनल रेलवे नेटवर्क मौजूद है, मगर POK में तो एक
एक रेलवे लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब जाहिर सी बात है, जिस रीजन में डेवलपमेंट कम होगा वहां पर लोगों के लिए भी कम अपॉर्चुनिटीज ही सरफेस करेगी, और इसी वजह से जहां पर जम्मू एंड कश्मीर का पर कैपिटा इनकम $1200 है, वहीं पर पीओके का सिर्फ $525 है। बट गाइस, स्टिल इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। जैसे आपको मालूम है, जब भी कोई रीजन डेवलपमेंट टर्म्स में बैकवर्ड होता है तो उसे उसकी होम कंट्री बजट पैकेजेस एलोकेट करके डेवलप करने की कोशिश करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में बजट एलोकेट करता है ताकि वहां पर डेवलपमेंट स्पीड अप हो सके। मगर पाकिस्तान ने इसका एकदम ऑपोजिट किया है। लेकिन इंडिया का ऑन द अदर हैंड पीओके को लेकर अभी भी एक काफी इंक्लूसिव अप्रोच है। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में आज भी 24 सीट्स पीओके रीजन के लिए रिजर्व रखी है, जो वहां की अवाम के लिए एक सॉफ्ट मैसेज की तरह है कि इंडिया में आने के बाद उनकी मांगे एटलीस्ट कंसिडर की जाएगी। एंड एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान का पीओके पर ऑक्यूपेशन भी अगर देखोगे ना, तो वो एक तरह से काफी फ्रॉडुलेंट ऑक्यूपेशन है, क्योंकि ये सब कुछ हुआ एक बेसलेस एग्रीमेंट, कराची एग्रीमेंट की वजह से, जो ये क्लेम करता है कि 1949 में इंडिया के पार्टीशन के वक्त कश्मीर की अवाम ने सामने से पाकिस्तान को अप्रोच किया था अपनी आजादी के लिए, और इसीलिए पाकिस्तान ने मदद करने के लिए पीओके को ऑक्यूपाई कर लिया। बट ये पूरी कहानी बेसलेस है, क्योंकि असली स्टोरी तो कुछ और है। दरअसल 1990s में पीओके में बेस्ड हाई कोर्ट में गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर एक केस चल रहा था। उस केस के वर्डिक्ट के दौरान लोगों को यह पता चला कि असल में पाकिस्तान ने कराची एग्रीमेंट साइन करके पीओके और उसके लोगों को चीट करके पीओके की लिटरली 90% लैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। तो हुआ यूं कि 1947 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान हमारे तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर यूएन की मदद मांगने गए। इस डॉक्यूमेंट से इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर मिलना श्योर शॉट था, क्योंकि इसमें क्लियरली ये मेंशन था कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर की ऑटोनॉमी इंडिया को दी है। बट इसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने धोखे से एक फेक एग्रीमेंट बनाया, जिसके लिए रातों रात एक लोकल पॉलिटिशियन / लॉयर सरदार इब्राहिम खान को आजाद कश्मीर का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसी के साथ उस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चीफ चौधरी गुलाम अब्बास की भी साइन ली और ये पोर्ट्रे किया कि राजा हिंदू होने की वजह से इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। बट वहां की जनता जो मेजरली मुस्लिम है, वो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान की मदद लेकर इंडिया से आजाद होना चाहते हैं। इस कराची एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा था कि पीओके के गवर्नेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स को 2 पार्टीज में डिवाइड किया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स सरदार इब्राहिम और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कोएलिशन से बनी पीओके गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अब क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास थी, तो पीओके के यूएन के साथ होने वाले सारे नेगोशिएशंस भी पाकिस्तानी हैंडल कर रहा था, और इसीलिए इस वजह से कभी भी पीओके की जनता के ओरिजिनल डिमांड्स दुनिया के सामने आ ही नहीं पाए। बट यहाँ पर फ्रेंड्स एक और एक मेजर ट्विस्ट है। पीओके प्रेसिडेंट सरदार इब्राहिम खान का कहना था कि उन्होंने कभी भी इस एग्रीमेंट को साइन किया ही नहीं था, बल्कि उनके सिग्नेचर्स किसी और ने फोर्ज किए थे, और पाकिस्तान उन फोर्ज्ड सिग्नेचर्स वाले झूठे एग्रीमेंट को यूएन के पास लेकर गया था। पर इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उल्टा यूएन ने दोनों साइड के एग्रीमेंट्स को देखकर इंडियन साइड को ज्यादा फेवर किया। यूएन ने यह सॉल्यूशन दिया कि सबसे पहले पाकिस्तान अपने मिलिट्री फोर्सेस को बाहर निकालेगा, और फिर इंडिया उस रीजन में अपने उतने ही फोर्सेस रखेगी जो पॉसिबल राइट्स को कंट्रोल में रख सके। इसके बाद लोगों के बीच एक पब्लिक वोटिंग करके उनकी राय पूछी जाएगी। बट एज यूजुअल पाकिस्तान ने यहां पर भी चीटिंग की और कभी स्टेप 1 को इनिशिएट ही नहीं किया। उल्टा इंडिया के खिलाफ ये नैरेटिव बिठाया कि इंडिया पब्लिक वोटिंग चाहती ही नहीं है। नाउ व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर इज पाकिस्तान ने पीओके के लैंड को कई चाइनीज कंपनीज को लीज पर दे दिया है, जो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को ओपनली एक्सप्लॉइट कर रही है। और इन्हीं सब रीजंस के वजह से ही तो पीओके के लोगों को पाकिस्तान से ज्यादा अब इंडिया पर भरोसा होने लग गया है, और वो अब इंडियन जम्मू एंड कश्मीर के साथ अपना मर्जर चाहते हैं। नाउ इस मर्जर को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिया के पास मेजरली 3 तरीके हैं। पहला क्लासिक वे है इन्वेड करके पीओके को अपने अंडर ले लेना, और फिर जैसे यूएन ने कहा था वहां पर एक पब्लिक वोटिंग रखकर उसके रिजल्ट के अनुसार डिसीजन लेना। काइंड ऑफ उसी तरह जिस तरह रशिया ने क्रीमिया रीजन में जबरदस्ती किया था। 2014 की ये बात है। क्रीमियन इन्वेजन में रशिया ने
वहां पर अपनी फोर्सेस को भेजकर मिलिट्री कैंप्स, एयरपोर्ट्स और बाकी इंपॉर्टेंट जगहों को कैप्चर कर लिया था। जिसके बाद उन्होंने क्रिमिया में एक रेफरेंडम/वोटिंग रखा, जहां पर लोगों के पास एक ऑप्शन इंडिपेंडेंट होने का था और दूसरा ऑप्शन रशिया के साथ जुड़ने का था। अब क्रिमिया बीइंग अ रशियन स्पीकिंग मेजॉरिटी एरिया, रेफरेंडम में रशिया के मुताबिक 97% लोगों ने रशिया के साथ जुड़ने का फैसला किया। मगर यहां पर एक प्रॉब्लम थी। यूएन ने रशिया की इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि यूएन चार्टर के डीकोलोनाइजेशन लॉ के मुताबिक किसी रेफरेंडम को यूएन तब रिकॉग्नाइज करेगा जब वहां पर वो खुद या कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑब्जर्वर मौजूद हो, जो इस रेफरेंडम के फेयर होने पर चेक्स रखे। बट रशिया के केस में ऐसा कोई ऑब्जर्वर नहीं था और इसीलिए यूएन आज तक क्रिमिया रेफरेंडम को क्रिमिया इन्वेजन कहते आ रही है। सो अगर इंडिया भी आगे चलकर ऐसा कुछ करता है तो उसे वहां पर कंडक्ट होने वाले रेफरेंडम में यूएन को एज एन ऑब्जर्वर रखना मैंडेटरी होगा, नहीं तो इंडिया को भी एक इन्वेजिव कंट्री के तौर पर क्रिटिसाइज किया जाएगा, जो कि अब तक एक काफी पीसफुल कंट्री मानी जाती है। बिसाइड्स, अगर हम इस क्रिटिसिज्म को झेल भी ले तो भी ये बात यहां पर आसानी से खत्म नहीं होगी, क्योंकि रिसेंटली एलओसी यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चाइनीज कैनन्स डिप्लॉयड है। ये इसीलिए है क्योंकि जितना डर पाकिस्तान को अपनी इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी को खोने का है, उससे कई ज्यादा डर तो चाइना को अपने हेवी इन्वेस्टमेंट्स को खोने का है। चाइना ने सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक के प्रोजेक्ट में ही अब तक $65 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जो मेजरली पीओके से होकर ही गुजरता है। अब चाइना को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान फिलहाल उस इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं है जहां पर वो सारे इन्वेस्टमेंट्स को रीपे कर पाए, और तो और अगर इंडिया उन चाइनीज इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लेती है तो उसके सारे पैसे वेस्ट होने वाले हैं। और इसीलिए अपनी टेरिटरी कोटिंग पाकिस्तान और अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए चाइना अब पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट एक 2 फ्रंट वॉर लॉन्च कर सकता है, जिसमें इंडिया के लॉसेस होने के अच्छे खासे चांस है, और इसीलिए इंडिया के लिए फिलहाल ये एक वायबल ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा जरिया जिससे इंडिया पीओके को यूनिफाई कर सकता है वो है पाकिस्तान के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करके। 1867 में रशिया और यूएस में ट्रीटी ऑफ सेसेशन साइन हुआ था, जिसमें उस वक्त $7.2 मिलियन लेकर यूएसए ने रशिया से अलास्का खरीदा था। अब पाकिस्तान के फिलहाल चल रहे इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए इंडिया पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल ऑफर दे सकता है और ऑफिशियली बिना किसी वॉर के पीओके को अपने नाम पर कर सकता है। बट अगेन देयर इज अ कैच। करंट इंडियन गवर्नमेंट बार बार ओपनली ये रीइंस्टेट कर चुकी है दैट कश्मीर इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पीओके। अब ऐसे में अगर पीओके को पैसे देकर खरीदेंगे तो ऑपोजिशन और लोग ये कहेंगे कि अगर पीओके सच्ची में इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है तो उसे खरीदने की क्या जरूरत पड़ रही है। मतलब करंट गवर्नमेंट झूठ बोल रही थी। भला अपनी चीज को पैसे देकर कोई खुद क्यों लेगा। और इसीलिए अगर इन एग्रीमेंट्स में इकोनॉमिक नेगोशिएशंस आएंगे, इंडिया के लिए ये एक फीजिबल ऑप्शन नहीं रहेगा। तीसरा तरीका भी है इंडिया के पास, जो है यूएन इंटरवेंशन। अब ये इंडिया के पास बचा एक आखिरी रास्ता है, यूएन इंटरवेंशन की मांग रखना, क्योंकि पहले भी यूएन ने ऐसे केसेस में इंटरवीन किया है, जैसे इराक और कुवैत का वॉर ले लो। इराक को कुवैत के ऑयल रिजर्व्स कैप्चर करने थे, जिसके कारण उसने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर एक ऑल आउट अटैक लॉन्च कर दिया था। अब इराक के सामने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज ना होने के कारण कुवैत गवर्नमेंट ने यूएन से हेल्प मांगी। यूएन ने इंटरवीन करते हुए सबसे पहले इराक को अपने ट्रूप्स पीछे ले जाने के लिए 1.5 महीने का समय दिया, जो ऑर्डर्स इराक ने नहीं माने। सो इसके रिटेलिएशन में यूएन और एलाइड फोर्सेस ने मिलकर अपने फोर्सेस को ऑन ग्राउंड उतार दिया वहां पर इराकी फोर्सेस पर अटैक लॉन्च करने के लिए। इन हेवी अटैक्स को देखकर कई सारे इराक की ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया और 28 फरवरी 1991 में इराक ने वॉर में हारने के बाद सारी ऑक्यूपाइड टेरिटरी कुवैत को वापस दे दी। अब इस मेथड की खास बात देखो, इसमें कुवैत को खुद वॉर में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी एंड एट द सेम टाइम उसकी टेरिटरी भी सेफगार्ड हो गई, यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो अगर पीओके के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया भी इस मुद्दे को G20 जैसे इंटरनेशनल स्टेज पर दिखाकर यूएन इंटरवेंशन की मांग करता है तो ये काफी हेल्पफुल होगा। यूएन से हेल्प मांगने से इंडिया को इस इशू में एक अपर हैंड भी मिलेगा और यूएन इसे डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व भी कर पाएगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टेज पर जाने के बाद बाकी कंट्रीज भी इंडिया का सपोर्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ इंडियाज गुड रेप्यूटेशन। सभी को पता है इंडिया की क्रेडिबिलिटी आज पूरे दुनिया में किस लेवल पर पहुंच चुकी है और वहीं पर पाकिस्तान की कितनी गिरती जा रही है। और इसीलिए मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इंडिया को अब एक व्हाइट पेपर रिलीज करना चाहिए, यानी कि एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो पीओके की ग्राउंड रिपोर्ट और प्रॉब्लम्स बताए, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन हो कि पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है और इससे सारे कंट्रीज पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं
हैं जिससे पाकिस्तान पीओके को फ्री करने पर मजबूर हो जाएगा। इनफैक्ट इसी से जुड़ी एक लेटेस्ट खबर यह है कि 10 जुलाई से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया और ये खुद पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स कह रहे। अब इस पर कुछ लोगों का यह मानना है कि ये इंडिया ने करवाया क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट पाकिस्तानी सरकार ने एज ऑलवेज इसे भी डिनाई किया है। बट अगर ये इंडिया ने ही किया है तो इसे 2024 से पहले इंडिया की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मैसेज के तौर पर देखा जा सकता है। अब फ्रेंड्स थोड़ा बात करते हैं इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे अगर पीओके इंडिया से जुड़ जाता है। सबसे पहला बेनिफिट, पाकिस्तान और चाइना के बीच कोई लैंड बॉर्डर ही नहीं रहेगा। इसी के साथ चाइना के पाकिस्तान के साथ सारे कनेक्शंस भी टूट जाएंगे और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपने मलाका स्ट्रेट रूट बनाने का जो प्लान है वो भी वहीं पर कोलैप्स हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स इस मर्जर से इंडिया को एक और एक फायदा होगा। इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सेंट्रल एशियन रीजन CAR के डोर्स ओपन हो जाएंगे। एक्चुअली अभी फिलहाल इंडिया ईरान में चल रहे INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट से ही मेजरली सेंट्रल एशिया से ट्रेड करता है और इसीलिए फिलहाल उस सेंट्रल एशियन रीजन से इंडिया का ट्रेड काफी कम है। अगर चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जहां पर चाइना CAR के साथ $100 बिलियन का ट्रेड करता है तो वहीं पर इंडिया सिर्फ $2 बिलियन का ट्रेड करता है आज की तारीख में। और इसीलिए पीओके इंडिया का पार्ट बनने से सेंट्रल एशियन रीजन का मार्केट इंडिया के लिए खुल जाएगा और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। मगर यह फायदा सिर्फ इंडिया यानी कि मेनलैंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही नहीं होगा बल्कि पीओके में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन होने के बस 4 सालों में ही इंडियन जम्मू एंड कश्मीर रीजन में अब तक की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है। और इससे आप ये समझ सकते हो अगर पीओके यूनाइट होता है तो वो भी कुछ ऐसे ही कुछ सालों में डेवलप होने लगेगा और इसमें अच्छा खासा रोल होगा करंट गवर्नमेंट के प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज जैसे कि यूपीआई, जो कि सिंगापुर के बाद अब सऊदी अरेबिया ने अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, जिससे वहां पर रहने वाले इंडियंस NRIs अपने फैमिली या फ्रेंड से कुछ ही सेकेंड्स में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब गाइस, जब यूपीआई इंडिया में लॉन्च हो रहा था तो काफी सारे प्रोपोगेंडा वाले लोगों ने कैसे कहा था कि यूपीआई कोई काम का नहीं होने वाला, आगे चल के इंडिया को एक गलत दिशा में लेके जा रहा है, ये यूजलेस साबित होने वाला है। बट आज के तारीख में यूपीआई इंडिया के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज साबित हुई है, इतना कि दूसरे कंट्रीज इंडिया की केस स्टडी लेकर सिमिलर स्कीम्स को, सिमिलर सिस्टम्स को अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल में मैंने इस वीडियो पे यहां पे कवर किया कि कैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूपीआई को अपना रहे। सो डू क्लिक ओवर हियर एंड चेक इट आउट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे इन्फॉर्म्ड। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। लो जी, हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा बिल्कुल गौरव भाई ने आज तो एक क्लियर कट हमें समझा दिया कि जो चीज़ें वही पीछे चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई लोगों की जो डिमांड होती है वही मायने रखती है। क्योंकि हम अक्सर इस चीज़ को सुनते हैं कि लोगों से ही आगे आके हर चीज़ होती है, तो वहाँ के लोगों से अगर गिलगित वालों की सुनी जाए या कश्मीर वाले या जितने भी हैं ना, सब अब यही मांग रख रहे हैं कि हमें भाई हमारी जान छोड़ दो। ऐसे अब तो हाथ भी साथ जोड़ते हैं कि ये चीज़ें आप हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई हैं, जो आप हमारे साथ इधर कर रहे हैं उससे हमारी जान छुड़ाओ, हमें इंडिया के साथ मिला दो बस। लेकिन ये इतना आसान नहीं जब तक इंडिया की तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया जाता, क्योंकि इधर वो जितना भी बोल लें या जो भी करें हमारी गवर्नमेंट इतनी कौन सी सुनेगी, क्योंकि वो दूसरी का जो है उसकी नहीं स्टेट गवर्नमेंट की सुनने या ना सुनने से भी कोई इशू नहीं। अब इंडिया मतलब कि ये जो मुद्दा है ना, एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ले जाकर उधर जाकर लड़ेगा एक लीगल तरीके से, और लीगल तरीका आपको ज़रूर अपनाना पड़ेगा। चाहे आप जो जितना भी जोर लगा ले, चाहे आपके जितनी भी आपके अंदर जज्बा पावर हो, वो सब मतलब कि एक साइड पर होगा, और जो लीगल तरीका होगा यूएनए का और हर चीज़ का, वो एक मतलब के मेन पॉइंट होगा। और रही लोगों की बात, तो लोग जो इस 3-4 साल में एक सता गए ना एक पाकिस्तान एक गवर्नमेंट से, तो वो यही बोलते हैं कि आप हमें एक अच्छी सहूलतें नहीं दे सकते, तो आप हमें उधर जो हमारा हिस्सा था उधर उस साइड पर कर दे। आप देख ले कि एक पीओ के इतने मतलब के बड़े एक जर्नलिस्ट देख लो और भी देख लो लोग, एक जो सरजूब
वो अयूब ही है ना, मिर्ज़ा अयूब, तो उनको देख लो, वो भी भाई एक मतलब कि यही आपको हर टाइम बताते रहते हैं एक करंट सिचुएशन के एक ठीक नहीं चल रही, तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी मुझे तो लगता है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। असल में ना बाकी तो कोई इतना इशू खास नहीं था, वो मतलब एक चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब जो 2-3 काम हुए ना, जिस तरह पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में अपनाया इन्होंने सिस्टम शुरू किया है। मिसाल के तौर पे जो ऑलरेडी वहाँ पे गवर्नमेंट मेजॉरिटी में गवर्नमेंट मौजूद थी पीओके में भी और उधर गिलगित में भी, उनको क्या किया कि उनको साथ ही जो है ना वो चेंज करके जो है ना वो माइनॉरिटीज़ वहाँ पे खासकर जो अपोजिशन थी उनको जो है ना वो हुकूमतें दे दी गई हैं, जिस तरह इधर पाकिस्तान में हुआ था सारा कुछ। तो साथ ही जो है ना वही फार्मूला जो है ना वो वहाँ पे, और उस वजह से जो है ना वो लोगों के अंदर काफ़ी हद तक गुस्सा है इस चीज़ का। ख़ासकर गिलगित की अगर बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना वो मतलब लोग दिल के ऊपर ले गए, उन्होंने एहतजाज वगैरह भी बहुत इस चीज़ के ऊपर किए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये थोड़ा सा मसला ख़राब करेंगी, क्योंकि अब हुकूमत वहाँ पे कोई भी एरिया है ना, कोई भी कंट्री है, अगर हुकूमत बनती है तो लोगों के एतमाद के साथ ही बनती है। तो जब आप मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के हाथ में दे देंगे तो उस वक्त लोग जो है ना वो डिसअपॉइंट भी होंगे और लोगों को गुस्सा भी होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये अब थोड़ा सा मामलात खराबी की नहीं, आप देखो ना, ये तो एक चीज़ें हैं ना, एक जो शो हो रही हैं अब इसके बैकग्राउंड जो काम हो रहा है उसका पता ही नहीं चलता, तो वो कितनी स्पीड से हो रहा है या उस पर कितनी वर्किंग हो रही है। अब ये नहीं कि इंडिया एक मतलब कि उनको एक पाकिस्तान का इशू है या पाकिस्तान को उन्होंने काउंटर करना है, उसका कोई ऐसा लेना देना नहीं। वो सबसे मेन उनका मुद्दा ही चाइना है। अगर वो इस चीज़ से चाइना को रोक लेंगे तो चाइना का भाई सब एक जो बॉर्डर एरिया ना या जो भी एक मतलब के जुड़ती हैं लाइनें वो सब खत्म हो जाएंगी और चीज़ें बहुत हद तक चाइना के हाथ से निकल जाएंगे। इतना प्रोजेक्ट हर चीज़ भाई उनको घूम के आना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स दी है ना वो बहुत ठीक दी हैं, जिस तरह उन्होंने पहले रशिया वाली दी कि वो भी अगर इस तरह भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी यूएन का जो है ना वो सीन आ जाएगा। और उसके बाद एक दो जो है ना वो मतलब जो लास्ट पे उन्होंने बताया ना वो ठीक था कि जिस तरह कुवैत वालों का उधर इराक में हुआ था ना सीन, वो बेस्ट था। उसमें जो है ना वो यूएन की हेल्प के साथ जो है ना वो आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये कि जो अब आप देख लें, जो हम भी काफ़ी दिन से जो है ना या 1 साल से या 1-1.5 साल से ये चीज़ें सुन रहे हैं कि 2024 बहुत इम्पोर्टेंट है पीओके के लिए। इंडिया जो है ना उसमें कुछ भी जो है ना वो कर सकता है। अब दूसरी तरफ ये है कि हमारे खुद के जो मामलात इस हद तक जो है ना वो अब क्रिटिकल हो गए कि हम जो है ना वो दूसरी साइड के ऊपर हमारा इतना उस हद तक फोकस नहीं रहा जितना जो है ना वो होना चाहिए। तो लिहाजा कोई मामलात ही ऐसे बढ़ गए। आप देखो ना, एक इमेजिन करो कि इतनी ऑलरेडी इन्होंने जगह दे दिया पाकिस्तान की एक पैसों की खातर, तो अगर एक पैसे के ये भूखे हैं तो पैसा इंडिया के पास भाई पावर तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो वो हर चीज़ से खेलेंगे, एक मतलब के पॉलिटिक्स के जरिए भी खेलेंगे, पैसे के साथ भी खेलेंगे, और आगे देखो एक वो लीगल ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। लेकिन ये कि आप देखते हैं भाई फैसिलिटीज़ या ये चीज़ें जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो जब आपके हमसाये में कुछ चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो ज़ाहिर बात है दुख तो लगता है। ख़ासकर सबसे बड़ा काम वहाँ पे ये है कि जो रेल प्रोजेक्ट है ना, दूसरा रेलवे प्रोजेक्ट इंडिया का उधर, वो बहुत कमाल का है। तो ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे नहीं, हॉस्पिटल आ जाओ यार, हर एजुकेशन किसी भी चीज़ को आप उठा के देख लें तो ज़ाहिर बात एक ना एक दिन जो है ना वो लोग कंपैरिजन तो करते हैं ना इस चीज़ के ऊपर। अब हमारे हैं इधर पाकिस्तान के लोग जो है ना वो आप इंडिया के साथ कंपैरिजन काफ़ी हद तक करने लग गए, तो ज़ाहिर बात है फिर आस्ता आस्ता चीज़ें जो है ना वो लोगों के माइंड में आ ही जाती हैं, एक ना एक दिन फिर चीज़ें बदलती। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।